बड़ी खबर झांसी से, जहां पर पुलिस पर भीड़ ने हमला बोल दिया, पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की है और इसका वीडियो भी सामने आ गया है। दरअसल नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत के बाद पुलिस पहुंची थी और यहां पर समझा बुझा रही थी, लेकिन देखिए किस तरीके से पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। पिछले हफ्ते हादसे के बाद जाम हटाने पहुंची थी पुलिस। आप देखिए लोग आक्रोशित हो गए और लाठियां चलने लगी। लोगों का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और अब इस गुस्से का वीडियो वायरल हो रहा है। पुलिसकर्मी के साथ मारपीट की तस्वीर सामने आई है। नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत के बाद यहां पर पुलिस पहुंची थी, समझाने पहुंची थी पुलिस, लेकिन लोगों की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि पुलिस पर ही उन्होंने हमला बोल दिया। तो झांसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाएं हो चाहे पुरुष, आप देखिए किस तरीके से लोग नाराज हैं। और हालांकि चोट यहां पर किसी को नहीं आई, लेकिन ये तस्वीरें बता रही कि पुलिस के प्रति नाराजगी बहुत ज़्यादा इनकी बढ़ गई थी। झांसी की तस्वीर है जहां पर भीड़ ने पुलिस पर हमला बोल दिया। हमारे सहयोगी चंद्रकांत जुड़ गए हैं। चंद्रकांत, ये बताइए कि ये झांसी में कहाँ की घटना है, लोग पुलिस से क्यों नाराज हैं? ये थाना पूंछ इलाके की बेतवा नदी की घटना है। यहाँ पर पिछले हफ्ते कुछ लोगों को नहाते वक्त नदी में डूब गए थे। नदी में वहाँ गहरे गड्ढे हो गए थे अवैध खनन की वजह से। लोगों में इसी का आक्रोश था कि अवैध खनन पुलिस रोकने में नाकाम है। इसके लिए वहाँ पर लोगों ने जाम लगा दिया था। डूबने में करीब 4-5 लोग डूब गए थे, 3-4 लोग बच भी गए थे, लेकिन उस मामले में 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो परिजनों ने वहाँ आक्रोशित परिजनों ने वहाँ जाम लगा दिया था और लोगों का यही मांग थी कि आप अवैध खनन क्यों नहीं रोक पा रहे हैं। इसीलिए पुलिस जब उनको जाम खुलवाने के लिए आई तो पुलिस की और लोगों ने बहुत जबरदस्त गिरा के पिटाई कर दी लोगों ने। इस मामले में पूंछ पुलिस ने करीब 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिल्कुल चंद्रकांत, लेकिन ये जो सवाल लोगों का गुस्सा है तो जायज़ है कि अवैध खनन किस तरीके से बुंदेलखंड में हो रहा है, किसी से छिपा नहीं है। इस मामले में जनप्रतिनिधि कुछ बोल रहे हैं, पुलिस कुछ बोल रही है, क्योंकि सवाल तो जायज़ है एकदम। जी, हम आपको बता दें कि इस मामले में जनप्रतिनिधि इसलिए सामने नहीं आ सकते हैं कि तमाम सफेद पोश इस अवैध खनन के पीछे लगे रहते हैं। और यहाँ देखिए पूरे झांसी जिले में सफेद पोश कहीं ना कहीं खनन के पीछे लगे हैं। अब बिल्कुल शुक्रिया चंद्रकांत आपका जानकारी और अपडेट को देने के लिए। तो देखिए झांसी की तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पर लोगों का गुस्सा फूटा और सीधे तौर से कहना था कि अवैध खनन की वजह से जिस तरीके से नदी में गड्ढे हुए हैं उसकी वजह से लोगों की जान गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस पर कोई एक्शन हो पाएगा, क्योंकि अवैध खनन नासूर बन चुका है झांसी और आसपास के जिलों में और लोगों की जान जा रही है। और बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां पर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। शूटर्स के घरों पर बुलडोजर चलेगा। गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के घर पर बुलडोजर चलाया जाएगा। शूटर्स के घर को ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो शूटर्स पकड़ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उनके घरों को गिराया जाएगा। उमेश पाल हत्याकांड मामले में 2 शूटर्स के जो घर हैं अब प्रशासन के निशाने पर आ गए हैं। गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के घर पर बुलडोजर चलेगा और इस संबंध में ध्वस्तीकरण का आदेश भी प्रशासन की तरफ से जारी कर दिया गया। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में शामिल अपराधियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। शूटआउट की वारदात में सीधे तौर पर शामिल शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के घर पर बुलडोजर चलाए जाने की तैयारी की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसके लिए बाकायदा खाका तैयार कर लिया है। ध्वस्तीकरण आदेश जारी कर दिया गया है और ध्वस्तीकरण आदेश जारी होने के बाद अब इनके घरों पर कभी भी बुलडोजर चल सकता है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगले हफ्ते इनके घरों पर बुलडोजर चलेगा। इनके घरों को बुलडोजरों के जरिए जमींदोज किया जाएगा। विकास प्राधिकरण के अफसरों ने ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए जाने की पुष्टि कर दी है। अफसरों ने साफ तौर पर कहा है कि पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुए उसके बाद शहर में तकरीबन 60 लोगों को नोटिस जारी किया गया था। इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो उमेश पाल के वारदात में शामिल थे। गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के नाम भी हैं। सभी को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया था, लेकिन इनमें से जो लोग उमेश पाल की वारदात में शामिल थे किसी का भी जवाब नहीं आया। उसके बाद एक नोटिस गुलाम और गुड्डू मुस्लिम के घरों पर भी चस्पा किया गया और जब उनका भी जवाब नहीं आया तो अब सीधे तौर पर ध्वस्तीकरण का आदेश जो है
जारी कर दिया गया है। अगले हफ्ते इन दोनों के घरों पर बुलडोजर चलने की उम्मीद जताई जा रही है और बुलडोजर की ये कार्रवाई 22 मार्च से तक कर ली जाएगी, क्योंकि 22 मार्च से ही नवरात्र और रमज़ान का पर्व शुरू हो रहा है और जो अधिकारी हैं वो ये चाहते हैं कि पर्व शुरू होने से पहले ही इस तरीके की कार्रवाइयाँ कर ली जाएं। तो ध्वस्तीकरण आदेश जारी हो चुका है और कभी भी जो शूटर्स हैं उनके घरों पर बुलडोजर चल सकता है, उनके आशियानों को जमींदोज किया जा सकता है। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और चलिए बात करते हैं कोलकाता की। कोलकाता में सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं। मिशन 2024 समेत कई मुद्दों पर मंथन चल रहा है। आगामी चुनाव की रणनीति पर भी यहां पर चर्चा हो रही है। तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक समाजवादी पार्टी की चल रही है। कोलकाता में सपा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जारी है। अखिलेश यादव समेत तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद हैं और मिशन 2024 समेत कई मुद्दों पर मंथन हो रहा है। आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है और सियासी इतिहास बताता है कि सपा की जब कार्यकारिणी की बैठक कोलकाता में हुई है उन्हें फायदा जरूर मिला है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर सियासी हमला हुआ है। समाजवादी पार्टी अंतिम दौर में गुजर रही है, ब्रजेश पाठक ने कहा है। उन्होंने कहा कि यूपी में सपा का कोई आधार नहीं है, सपा कुछ भी कर ले कोई परिणाम नहीं मिलेगा। सपा के पास आधार नहीं है, इसलिए यूपी को उन्होंने छोड़ दिया है। समाजवादी पार्टी का अधिवेशन हो रहा है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, समाप्त हो गया है। अब वो बंगाल की खाड़ी के पास अपना अधिवेशन कर रहे हैं और रसातल की तरफ उधर ही जा रहे हैं। ममता दीदी से कोई नया मतलब नहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति का। ममता दीदी का समाजवादी पार्टी यहाँ समाप्त प्राय है और बंगाल की खाड़ी की तरफ ही जा रही है। कैमरा सुगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि क्या अखिलेश बिना स्टूल के कोलकाता चले गए। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ममता को अखिलेश के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि एक तस्वीर सामने आई है और एक बार फिर से राजनीति में स्टूल की एंट्री हो गई है। अखिलेश ने बंगाल जाकर अपमान किया है, तो स्टूल को लेकर अब तक अखिलेश यादव केशव प्रसाद मौर्य पर निशाना साधते थे, लेकिन अब केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश को घेर लिया है और उन्होंने पूछा है कि क्या अखिलेश बिना स्टूल के कोलकाता चले गए थे। एक ममता दीदी के साथ एक फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया में, जिसमें अखिलेश जी बैठे हुए हैं उनके बगल में और ये कहा जा रहा है कि वो स्टूल में बैठे हुए, चूंकि स्टूल की सियासत पिछले चुनाव में बहुत हावी रही। तो मेरा स्टूल लेकर चले गए क्या वो? और अगर ऐसा है तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री दीदी ममता दीदी को ऐसा नहीं करना चाहिए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ये तो श्री अखिलेश यादव जी पश्चिम बंगाल में जाकर के उत्तर प्रदेश का अपमान कराने का काम कर रहे हैं। 2004 से भी बेहतर चुनाव लड़ने की बात उन्होंने कही। 2004 से बेहतर कब कहाँ? 2004 कहाँ, 2024 कहाँ? अब वो समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। सूर्य अस्त, कमल खिल गया। कैमरा सुगी राजू के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और बड़ी खबर कोलकाता से है, जहां पर सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा देश और लोकतंत्र के लिए खतरा है, देश और संविधान की रक्षा समाजवादी पार्टी करेगी। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में बड़ी रणनीति के साथ उतरेंगे। तो कोलकाता से बड़ी खबर है, जहां पर सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि भाजपा देश और लोकतंत्र के लिए खतरा है, ऐसे में देश और संविधान की रक्षा समाजवादी पार्टी करेगी। कि भारतीय जनता पार्टी जो इस समय देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए खतरा बन गई है, इस खतरे से कैसे निपटा जाए, देश, संविधान और लोकतंत्र की रक्षा कैसे की जाए, इस पर विस्तार से चर्चा होगी और रणनीति बना करके 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सफाई की रणनीति बनेगी। इटावा में सहकारी समितियों के चुनाव को लेकर पोलिंग सेंटर्स और मतदाताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। यहां पर शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी। इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। इटावा के जसवंत नगर विधानसभा के वैदपुरा पोलिंग सेंटर पर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। देखिए हमारे संवाददाता अमित मिश्रा की ये रिपोर्ट। तो पोलिंग सेंटर मतदाता पहुंच रहे हैं और मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी।
सहकारिता का चुनाव अपने आप में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाए है। तो उस तरह से एक आप तस्वीर देख सकते हैं कि प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजामात किए हैं और सुबह से ही जो 21 केंद्रों पर आज जो मतदान होना है उसको लेकर पूरी तरह से लोग में उत्साह है। वहीं प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। आप देख सकते हैं कुछ लोग वोट डालने के लिए सुबह सुबह से ही लाइनों में पहुंच रहे हैं। आप वोट डालने आई हैं? हाँ, वोट डालने आई। कहाँ से हैं आप? करण नगरा से। नहीं, कहाँ से है रहने वाली? रहने वाले करण नगरा से हैं, नगरा से। आपका वोट है? हाँ। आप ये आपने देखा कि लोगों के अंदर भी उत्साह है। जिस तरह से दोनों राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत लगाए हैं तो वोटर भी कहीं पीछे नहीं दिखाई पड़ रहा है। जिस तरह से आपको एक तस्वीर दिखाऊं कि ये एक जो बैदपुरा का पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि यहाँ आसपास के 4-5 सहकारी समितियों के चुनाव होने हैं। बाकायदा प्रशासन ने यहाँ जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो भी मौके पर पहुँची हैं और जो बूथ आप देख सकते हैं जिस तरह से प्रत्येक अलग अलग जगह के लिए बूथ बनाए गए हैं। वार्ड नंबर 1 कुनहरा, दूसरा खरदूली और तीसरा छितौनी, मतलब हीरापुरा, ये सारे अलग अलग 5 बूथ बनाए गए हैं। चूँकि नतीजों के लिए पूरे प्रशासन लग जाएगा और जो भी जीतेगा उसके परिणाम घोषित किए जाएंगे। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। और अब बात करते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर किसानों की पंचायत हो रही है। जेवर इलाके में किसानों की पंचायत है। किसान नेता राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं और किसानों के साथ राकेश टिकैत की चाय पर चर्चा हो रही है। तो ग्रेटर नोएडा में किसानों ने पंचायत लगाई हुई है और इस पंचायत में जेवर के किसान हैं। राकेश टिकैत भी पहुंचे हैं। किसानों के साथ राकेश टिकैत की चाय पर चर्चा चल रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जेवर की है, जहां पर किसानों की वहां पंचायत चल रही है। राकेश टिकैत भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। तो देखिए 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और देखिए किस तरीके से स्वागत हुआ है राकेश टिकैत का। रैली निकाल कर वो पहुंचे पंचायत स्थल पर। तो किसान आंदोलन के बाद राकेश टिकैत एकदम हीरो बन गए हैं किसानों के खास तौर से, और जहां भी जाते हैं कुछ इसी अंदाज में उनका स्वागत होता है। और देखिए पहली तस्वीर पंचायत की और दूसरी तस्वीर राकेश टिकैत की एंट्री की, जो बेहद भव्य है और बड़ी रैली के तौर पर पंचायत स्थल पर ये लोग पहुंचे और वो महापंचायत अब चल रही है। इटावा में जोरदार बारिश के बाद अंडरपास में एक बस फंस गई। जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। अंडरपास में पानी निकालने का काम जारी है। अंडरपास में पानी भरने की वजह से लंबा जाम लग गया और पानी इतना भर गया था कि एक बस वहां पर जाकर फंस गई, जिसे जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया। तो बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि अंडरपास में पानी भर गया और जेसीबी की मदद से अंडरपास में फंसी बस को निकाला गया। लगातार बारिश के चलते इटावा का ये रेलवे अंडरपास आप देख सकते हैं, इसमें हर वर्ष की भांति इस बार भी पानी भर गया है। आपको मैं एक तस्वीर में दिखाता हूं कि जिस तरह से एक रोडवेज की बस फंसी है। चूँकि ये इटावा शहर से मैनपुरी और आगरा के लिए का रास्ता है, तो यहाँ पर जानकारी नहीं मिल पाती है, तो जिसका लेकर लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और जिस तरह से रात में बहुत मूसलाधार बारिश हुई है और उसके बाद ये अंडरपास जलमग्न हो गया, तो ये इस तरह की पहले भी कई घटनाएं हुई हैं। यहाँ पर स्कूल बस फंस सकती है, कई गाड़ियाँ फंसी हैं। पीछे मैं आपको दिखाऊंगा एक एम्बुलेंस अभी निकली है और स्कूल की बसेस, चूँकि ये सुबह सुबह स्कूल का समय है और जिस तरह से ये अंडरपास हर वर्ष जब बरसात होती है तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए चिंता का सबब बनता है। कैमरामैन अमोल कठेरिया के साथ अमित मिश्रा, एबीपी गंगा, इटावा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।